बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशिकला। किसान भाइयों, हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए होता है और हम हर बार नई नई जानकारियां लेकर आते हैं ताकि आप हमारी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके और आपकी खेती किसानी बेहतर हो सके। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आम में लगने वाले समेकित कीट प्रबंधन से आप निजात कैसे पा सकते हैं, साथ ही मछली पालन के लिए तालाब की तैयारी कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आइए देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशि खलकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। डीप बोरिंग और परकोलेशन टैंक के लिए अनुदान की सुविधा है उपलब्ध। दलहन, तेलहन, मोटे अनाज की खेती के लिए ले सकते हैं अनुदानित कृषि उपादान। हल्दी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद राजेंद्र सोनिया। अब समाचार विस्तार से। सिंचाई के लिए 2 सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें एक है डीप बोरिंग, इसकी कुल योजना लागत 3.5 लाख रुपए प्रति इकाई है। दूसरी है परकोलेशन टैंक का निर्माण, इसकी कुल योजना लागत 4,30,000 रुपए प्रति इकाई है। इन दोनों में सरकार 90% अनुदान देगी। आवेदन के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दलहन, तेलहन, मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए किसानों को 50% अनुदान पर कई कृषि उपादान देने का प्रावधान है। कृषि उपादानों में सूक्ष्म पोषक तत्व, जिप्सम, लाइम, बायो फर्टिलाइजर, पीपी केमिकल, खरपतवारनाशी और एनपीपी शामिल हैं। इससे लाभ लेने के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। जो पशुपालक दुधारू गाय या भैंस पाल रहे हैं, वे अपने मवेशियों के बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर दूध उत्पादन के लिए उनमें होने वाले रोगों की पहचान रखें। दुधारू पशुओं में मुख्य रूप से खुरहा, मुंह पक्का, ब्लैक क्वार्टर, लंगड़ा बुखार, अढ़ैया बुखार जैसे रोग होते हैं। इनसे बचाव के लिए अविलंब पशु चिकित्सक से मिलें। गाय भैंस में खुरहा, मुंह पक्का रोग सबसे अधिक होता है। इसमें गाय भैंसों के खुर और मुंह में छाले पड़ जाते हैं। इसके अलावा विषाणु, जीवाणु और कीटाणुओं के कारण भी कई रोग होते हैं, जिसमें लंगड़ा बुखार और अढ़ैया बुखार और गलघोटू जैसे रोग होते हैं। पशुपालक इनसे बचाव के लिए इन रोगों में लक्षण देखते ही अविलंब पशु चिकित्सक से मिले। हालांकि इन रोगों से बचाव का सबसे सटीक उपाय है टीकाकरण। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं में जैसे कि खासकर जो गाय भैंस पालते हैं उसमें प्रमुख रोग जो हैं वो हैं एफएमडी यानी खुरहा मुंह पका, बीक्यू ब्लैक क्वार्टर और एफएमडी एचएस बीक्यू एचएस हेमरेजिक सेप्टिसीमिया यानी गलघोटू, ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़ा बुखार, एफिमेरल फीवर यानी अढ़ैया बुखार। उसके अलावे रक्त प्रोटोजोआ यानी कि ब्लड प्रोटोजोअन जो डिजीजेज हैं वो हैं थैलेरिया, बेबिशिया और एनाप्लाज्मा। मेटाबॉलिक डिजीजेस की बात करें तो मिल्क फीवर और कीटोसिस बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाई, आप यदि कंदीय फसल हल्दी की खेती करना चाहते हैं तो पूरे अप्रैल से मई महीने तक फसल लगा सकते हैं। हल्दी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद राजेंद्र सोनिया लगाएं। हल्दी की बुआई में 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 45 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बीज के लिए 1 से 2 आंख वाले गांठ का चुनाव करें। हल्दी के उन्नत प्रभेदों में राजेंद्र सोनिया की उत्पादन क्षमता 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर है। जो किसान व्यावसायिक दृष्टिकोण से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, उन्हें बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की ज़रूरत होती है। आसान और सुरक्षित तरीके से शहद निकालने के लिए किसान मधु निष्कासन यंत्र की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं बैगन फसल में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। किसान भाइयों, बैगन का पौधा लगाने के 25 दिन बाद 125 किलोग्राम
नीम की खली और 60 दिन के बाद भी 125 किलोग्राम नीम की खली प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें तथा उसे मिट्टी से ढक दें। इससे बैगन में कीटों का प्रकोप नहीं होगा और उपज भी बढ़ेगी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 36 डिग्री। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते एक छोटा सा विराम। विराम में भी आपके लिए संदेश है। आइए यहाँ पे लेते एक छोटा सा विराम। विराम में भी आपके लिए संदेश है। बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। किसान भाइयों, आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं आम में लगने वाले समेकित कीट प्रबंधन आप कैसे करेंगे। आम फलों का राजा होता है और हमें साल भर इसका इंतजार रहता है। जी हाँ, फरवरी मार्च का महीना ऐसा होता है जब उसमें मंजर लगते हैं और यही समय होता है मंजर में कीट लगने का।
अगर सही समय पर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो मंजर बर्बाद हो सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि समेकित कीट प्रबंधन आप कैसे करेंगे। जानने के लिए सीधे हम रुख करते हैं विशेषज्ञ की ओर। किसान भाइयों, गर्मी का मौसम आ गया है। ऐसे मौसम में जिन लोगों ने अपने बगीचे में आम के पौधे लगाए हैं उनके पेड़ों में मंजर निकलने शुरू हो गए होंगे। जो किसान भाई आम की खेती करते हैं उन्हें ये जानना अति आवश्यक है कि आम के पेड़ों में कीटों का भी प्रकोप होता है जो आम के फलों को बर्बाद कर देता है। इनमें लगने वाले 5 प्रमुख कीड़े हैं: दीमक, पत्तियों को खाने वाले कीट, छालों और तनों को खाने वाले कीट, रस चूसक कीट जैसे दहिया, मैंगो हॉपर तथा थ्रिप्स। इसके अलावा फल छेदक कीड़े जैसे फल मक्खी कीट भी होते हैं। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि आम के पौधे में समेकित कीट प्रबंधन किस प्रकार से की जाए। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज उपस्थित है डॉक्टर पीके सिंह, जो कीट विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष है। आइए इनसे विशेष जानकारी हासिल करते हैं। हमारे किसान भाई जो आम की खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, वो काफ़ी मेहनत करते हैं, सालों भर खेतों में काम करते हैं, परंतु अगर यह देखा जाता है प्रायः कि अगर उनको उचित ढंग से कीट व्याधि का प्रबंधन नहीं करें तो उनसे उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है और काफ़ी हानि भी पहुंचती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आम में प्रायः 5 तरह के कीड़े लगते हैं। अगर मैं देखा जाए तो पहला इस तरह का कीड़ा है जो कि ज़मीन में रहता है, भूमि में, जैसे दीमक वगैरह, वो काफ़ी नुकसान पहुँचा जाता है। और जब किसान भाई आम की बागवानी करते हैं तो उस समय उसको पर्याप्त बढ़िया से प्रबंध करके ना लगाएं तो काफ़ी नुकसान पहुँचता है। और दीमक जो है भूमि में भी रहता है। आप देखे हो किसान भाई कि उनके बागान में भी और चार्ड में भी वो अच्छा सा कॉलोनी बना देता है और पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। दूसरा जो कीड़ा होता है खास करके वो पत्तियों को खाने वाला कीड़ा होता है। देखते हैं कभी कभी आते हैं किसान भाई पत्तियों को खा जाएंगे, उस पर माइनर बना रहेगा, तो मैंने पत्तियों को नुकसान पहुँचाता है जिससे पौधे की बढ़ावा रुक जाती है। तीसरा जो कीड़ा होता है वो छालों को खा जाता है, छालों को और तनों को। किसान भाई देखे होंगे कि ऑर्चार्ड में कभी कभी कि वो तने को खा गया है, छाल को खा गया और उसके बाद तने में अच्छा सा होल बना देता है। होल बना के उसके अंदर खाते रहता है और खाने के बाद कुछ मल मिष्ट वगैरह बाहर निकालता है। अगर उसका प्रकोप होता है तो हल्का भी हवा चलती है तो बाग की टहनियाँ टूट जाती है और किसान भाई को काफ़ी नुकसान होता है। खास करके जब आम का खास करके अप्रैल से लेकर जून तक इसका प्रकोप काफ़ी होता है। उस समय वो फलों के ऊपर फल मक्खी जो है वो अंडे दे देती है। अंडे निकलने के वजह से उससे सुड़ियाँ निकलती है और सुड़ियाँ निकल करके वो अंडों को आम के फलों को खा जाती है और कभी कभी ये ड्रॉप भी होता है। ये झारखंड राज्य में आम के अलावा जामुन, लीची, बेल सभी तरह पर रहता है, जो कि इनको सालों भर फूड मिलता है। और सबसे ज़्यादा जिसने आपने किस कीड़े की बात की वो पाया जाता है और हमारे किसान भाई को डायरेक्ट सीधे तौर पर ये नुकसान पहुंचा देता है और इस किसान भाई को काफ़ी उससे हानि होती है। फल छेदक कीटों के नियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका है 0.1% मिथाइल्यूसोनॉल तथा 0.1% 50 AC का मेलाथियोन से रुई को भिगोकर उसे खाली बोतलों में डालकर उन बोतलों को जहां तहां पेड़ों में टांग दें। इन बोतलों में कीट आकर्षित होकर आते हैं और मर जाते हैं। इसके अलावा मिथाइल्यूसोनॉल का ट्रैप भी बाजार में उपलब्ध है, जिसे जहां तहां पेड़ों में टांगकर कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे अभी आपने फल मक्खी की बात की, जो फल को छेद करते हैं कीड़े, उसका नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी होता है उस कीड़े का। और उस समय की अवस्था ऐसी होती है कि हम कोई जहरीली दवा नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि आम को लोग चटनी के रूप में खाते हैं, फलों के रूप में खाते हैं। अगर ये विदेशों में हम लोग आम निर्यात भी करते हैं, अगर उसमें कीटनाशक का अवशेष रहेगा तो उसको रिजेक्ट हो जाएगा, वो निर्यात नहीं होगा। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आजकल एक मिथाइल्यूसोनॉल आता है, ट्रैप आता है। उसमें आप जैसे किसान भाई के पास कोई साधन नहीं है, आजकल बहुत सारे बोतल, जो पानी पीने वाले बोतल भी आपको दिखते रहते हैं, खाली बोतल है, उसमें आप करें 0.1% मिथाइल्यूसोनॉल और 0.1% 50 AC का जो होता है मेलाथियोन ले लें। लेने के बाद उसे रुई में मिला लें, रुई से मिला करके उसी बोतल में रख करके जहाँ तहाँ वो पेड़ पर टांग दें। इससे क्या होता है कि फल मक्खी जो होती है, जो फल में छेद करती है, वो आ करके वो उसमें मर जाती है, मिथाइल्यूसोनॉल से आकर्षित होती है और पेस्टिसाइड आता है, वो मर जाता है। तो उससे काफ़ी बचाव होता है। और आज के दिन में उसका एक ट्रैप भी उपलब्ध है मिथाइल्यूसोनॉल का, बाजार में भी। किसान भाई उसको भी ले सकते हैं, ले करके जहाँ तहाँ पेड़ों पर टांग दें, उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। दूसरा, किसान भाई उस कीट से बचाव के लिए ये भी सकते हैं कि मिथाइल्यूसोनॉल और मेलाथियोन का घोल बना करके कोई मिट्टी के बर्तन में जहाँ तहाँ खेतों में रख दें।
बगीचे में, तो उससे क्या होता है कि मक्खी जो है आकर्षित होती है पानी के लिए और पी करके भी मर जाती है। तो सबसे आसान तरीका है इसका, इससे नियंत्रण कर सकते हैं। रस चूसक कीटों के प्रकोप से भी आम की फसलें काफ़ी प्रभावित होती है। रस चूसक कीट जैसे मैंगो हॉपर तथा दहिया ज़मीन में रहते हैं और वहीं से पेड़ों पर चढ़ते हैं। इनसे बचाव के लिए नवंबर दिसंबर के महीने में ज़मीन कोड़कर जड़ के पास नीम की खल्ली या फिर करंज की खल्ली डाल दें। ये कीड़े ऊपर तक ना पहुँचें, इसके लिए जड़ों के दोनों तरफ ग्रीस लगाकर पॉलीथीन से बांध देना चाहिए। यदि इसके बावजूद कीट ऊपर चढ़ गया है तो इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का छिड़काव करें। देखिए आज के दिन में सबसे बड़ा जो कीड़ा होता है, मैंने पूछा ना, रस चूसने वाला कीड़ा, खास के मैंगो हॉपर है और एक दहिया कीड़ा है जिसको मिली बग भी कहते हैं। किसान भाई आप देखते होंगे, अगर मिली बग आजकल देखिए कि तुलसी के पौधे में भी, अन्य पौधे पे भी देखते होंगे सफ़ेद सफ़ेद चूर्ण से ढके हुए कीट दिखते हैं जो कि काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं आज के समय में मौसम बदलते हुए। तो अगर उस कीट का प्रकोप होता है तो ऐसी स्थिति में वो कीड़े जो होते हैं वो ज़मीन में रहते हैं। तो आप नवंबर दिसंबर में ज़मीन को कुड़ाई कर लें और जड़ के पास आप नीम की खल्ली या करंज की खल्ली डाल दें, क्योंकि वो कीड़ा भूमि में रहता है और भूमि से ही पेड़ पर चढ़ता है। तो पहले तो अगर हमने वहाँ डाल दिया उसको वहाँ पर कोड़ करके, तो वहाँ पर नियंत्रण हो गया। और जब से भूमि से निकलता है और पेड़ की जड़ों से चढ़ता है तो वहाँ पर देखें वो किसान भाई पॉलीथीन सीट बांध दें, पॉली का एक पत्ती आती है उसको बांध करके उसके दोनों तरफ ग्रीस लगा दें, तो वो कीड़ा उस पर चढ़ेगा नहीं, उससे काफ़ी बचाव हो जाएगा। अगर मान लीजिए कीड़ा चढ़ गया है तो दवा आती है इमिडाक्लोप्रिड, उससे काफ़ी उसको भी छिड़काव कर देते हैं। आम के पेड़ों पर जब मंजर निकलते हैं तो उसमें मैंगो हॉपर का प्रकोप काफ़ी अधिक हो जाता है। इससे बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड, कार्बेंडाजिम तथा प्लानोफिक्स नामक दवा का अनुशंसित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। इसके छिड़काव से कीट एवं बीमारी का नियंत्रण हो जाएगा। बाकी मैं यहाँ बताना चाहूँगा, अभी के समय में मंजर निकले हुए हैं तो किसान भाई जो हैं ये ध्यान रखें कि दवा कब डालना है। मंजर निकलते समय दवा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे अगर आप दवा डाल देंगे तो उससे आपको नुकसान हो जाएगा। जब मटर जैसे दाने बन जाए तभी दवा डालनी चाहिए, चाहे सरसों जैसे दाने बनने चाहिए। तो मैं अभी के समय में बता देना चाहता हूँ कि मैंगो हॉपर का प्रकोप काफ़ी दिखता है और इसे बादल वाले मौसम हो रहे हैं तो इसमें इसका प्रकोप दिख सकता है। ये जो मैंगो हॉपर है ये खास करके मंजरों से, पत्तियों से रस चूसता है। रस चूसने के बाद कोई मंजर काला हो जाएगा, उसमें फल लगेंगे ही नहीं। और दूसरी बात सबसे ज़्यादा नुकसान ये करता है कि वो मधु छोड़ता है। जब मधु छोड़ता है तो पत्ते के ऊपर चटचटापन आ जाएगा, उससे एक बीमारी जो होती है सोटी मोल्ड कहते हैं उसका डेवलप होता है। तो अभी के समय में किसान भाई किसान में अगर सरसों जैसे अगर दाने बन गए हों तो निश्चित रूप से वो इमिडाक्लोप्रिड की दवा जो आती है उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला लें और उसी में कार्बाबेंडाजिम का आती है दवा या डाइथेनियम 45 2 ग्राम मिला लें 1 लीटर पानी में। और मटर जैसे अगर दाने बन गए हैं तो एक प्लानोफिक्स नाम की दवा आती है जो कि 1 ml जो है 5 लीटर पानी में उसको डाला जाता है, उसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसको मिला के समय में और अभी के समय में किसान भाई में देखेंगे सरसों जैसे मटर जैसे दाने बन गए हैं तो तुरंत उसको छिड़काव कर दें। इससे क्या होगा कि आपका कीट का भी नियंत्रण हो जाएगा और जो बीमारी जो लगी हुई है उसमें हमने बताया डाइथेनियम 45 या कार्बाबेंडाजिम, उससे बीमारी का नियंत्रण हो जाएगा। और प्लानोफिक्स जो होता है वो जो टिकोले निकलते हैं उसको गिरने से रुकेगा, उसको मजबूती देगा। इस तरह से वैज्ञानिकों की राय पर चलकर हम आम में लगने वाले कीटों का प्रबंधन करें तो उसकी अच्छी उपज ले सकते हैं और अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। हमारे किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ मछली पालन भी करते हैं। मछली पालन करने के लिए हमारे किसान को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और तालाब की तैयारी कैसे करेंगे, जानने के लिए आइए सीधे हम रुख करते हैं विशेषज्ञ की ओर। मछली पालक भाइयों, गर्मी का मौसम आ चुका है, अतः जो मछली पालक सालों भर मछली पालन करना चाहते हैं उनके लिए तालाब की तैयारी करने का ये सही वक्त है। तालाब की तैयारी के लिए सभी मछली पालक सबसे पहले अपने तालाब से सभी मछलियां निकाल लें और उसे बाजार में बेचने की व्यवस्था करें। इसके बाद तालाब की तैयारी में सबसे पहले उसकी मेड़ पर ध्यान दें। उसे इस तरह से तैयार करें कि एक ओर से पानी आने और दूसरी ओर से उसके जाने की व्यवस्था बनी रहे। इसके अलावा तालाब की पुरानी मछली, जिसे खरपतवार कहते हैं, उसे पूरी तरह निकाल दें। इसके लिए जैविक विधि या ब्लीचिंग पाउडर आदि का सहारा लिया जा सकता है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे तालाब का जीर्णोद्धार कैसे करें और कैसे इससे हम अच्छी से अच्छी और अधिक से अधिक मछलियों का उत्पादन कर सकते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण भक्ता। जैसे अभी का जो महीना चल रहा है ये गर्मी की शुरुआत में है,
तो सभी किसान भाई ध्यान दें कि इस समय पे आपके तालाब में जितने मछली हैं तो सारे मछली को आपने निष्कासन की व्यवस्था करें और सुव्यवस्था करें मार्केटिंग की और बाज़ार व्यवस्था की। इसके अतिरिक्त अभी का समय पे सबसे मूल्यवान समय ये है कि आप अपने तालाब का तैयारी कैसे करें, क्योंकि तालाब की तैयारी के ऊपर में आपके ये सारे बरसकाई मछली को कैसे आपने उत्पादन करेंगे, उसकी रोग बीमारी से कैसे आपने मुक्त रखेंगे और उसकी स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहे, वो काम अभी का समय पे आपको पूरा करना है। तो सबसे पहले किसान भाई आपने देख लीजिए आपके पास जो तालाब है वो तालाब किस जगह पे है, उसकी गहराई कितनी है, उसकी मेड़ कैसी है। अगर आपकी तालाब की मेड़ वगैरह टूटी हुई नहीं है तो आपने तालाब में पानी की आने का और जाने का ये दोनों रास्ता देख लीजिए। अरे ये सारे व्यवस्था अगर सही है तो ठीक है, अन्यथा आप अपने तालाब की मेड़ को तैयारी करिए। तालाब के एक तरफ से पानी आने का, दूसरी ओर पानी को निष्कासन करने की व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से कर लीजिए। इसके अतिरिक्त आपने देखिए कि आपके तालाब में पुराना कोई मछली है कि नहीं है। वो मछली आपने जिस मछली को व्यवसायिक ढंग से पालन करने चाहते हैं उस मछली के ऊपर में किसी भी प्रकार का उसकी बुरी असर ना आए। तालाब की तैयारी करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जैविक खाद या ऑर्गेनिक कार्बन सही मात्रा में मौजूद है या नहीं। इसके लिए पानी या मिट्टी की जांच कर लें या कच्चे गोबर की लिक्विड बनाकर या जीवामृत बनाकर उसका छिड़काव तालाब में करें। इससे जब आप नई मछली तालाब में डालेंगे तो उन्हें भरपूर भोजन प्राप्त होगा और उनकी बढ़वार अच्छी होगी। इसके अतिरिक्त आपने देखे कि आपके तालाब में जैविक खाद या ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा सही मात्रा में है कि नहीं है। इसकी आपने पानी की उसमें जांच कर लीजिए या मिट्टी की जांच कर लीजिए, इससे आपको पता चल जाता है। अन्यथा आप अपने तालाब में गोबर जो होता है, कच्चा गोबर जो होता है, उसको लिक्विड बना करके, उसको घोल बना करके तालाब में छिड़काव करें। अन्यथा अपने जीवामृत बना करके तालाब में छिड़काव करें, जिससे कि आने वाले समय पे नए मछली के तौर पर आप अपने तालाब में जब डालेंगे, इस नए मछली को भोजन के तौर पर जो सूक्ष्म जलीय वनस्पति एवं सूक्ष्म जलीय जंतु ये तैयार करने के लिए आपने इस प्रकार जैविक खाद का इस्तेमाल करें, जिस समय कि आपके तालाब में जब नए मछली आएंगे उसको भरपूर मात्रा में भोजन मिले। और ये भरपूर मात्रा में भोजन मिलने पर आपके तालाब में प्रतिदिन मछली 3 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम तक रफ्तार में बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मछली पालन के लिए तालाब के पानी का पीएच मान सही रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हर महीना तालाब में एक बार चूने का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यदि तालाब का पीएच मान 7.5 तक बना रहेगा तो मछलियों की वृद्धि अच्छी होगी। इसके अतिरिक्त आप अपने तालाब में पानी की जो पीएच होते हैं, अम्लीय और क्षारीय होते हैं, उसको सही रखने के लिए प्रत्येक महीना में एक बार करके तालाब में चूना का प्रयोग करें। चूना का प्रयोग करने से किसान भाई आपके तालाब का जो पीएच मान है वो सही रहता है। अगर पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी कि 7.5, ये अगर आप पीएच मान को अगर व्यवस्थित ढंग से बना के रखते हैं तो किसान भाई आपके तालाब में मछली की वृद्धि हमेशा सही चलता रहेगा। आपके तालाब में पानी की जो घुलित ऑक्सीजन होते हैं ये सही मात्रा में बना हुआ रहेगा। आपके तालाब में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी बना हुआ रहेगा, जिससे कि किसी भी समय पे आप अपने तालाब से सही जो मछली की जो साइज है वो सही साइज वाले मछली को, अच्छी वृद्धि वाले होने वाले मछली को अपने निष्कासित कर सकते हैं। मछली पालकों को मछलियों के सही बढ़वार के लिए उनके भोजन पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्हें सिर्फ प्राकृतिक भोजन पर ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनके लिए सप्लीमेंट्री फीड की भी व्यवस्था करनी चाहिए। भोजन के अलावा इनके तालाब का स्थानांतरण करने से भी इनकी वृद्धि अच्छी होगी। प्राकृतिक जो भोजन है ये भोजन नहीं, बल्कि इसके साथ साथ कुछ जो सप्लीमेंट्री फीड जो होता है, संतुलित जो आहार होती है, इसको भी तालाब में डालना होता है। जैसे कि आप अपने तालाब में समय के साथ साथ सही मछली और स्वस्थ मछली को उत्पादन कर सके। इसके लिए आप अपने तालाब में सूखा हुआ जो चौकर होता है या कोढ़ा होता है, इसके साथ साथ खल्ली जैसे सरसों की खल्ली, मूंगफली की खल्ली, इसके साथ सूखा मछली का चूर्ण और मिनरल पाउडर, ये सभी को एक साथ मिला करके मछली की शारीरिक वजन के स्तर पर अगर 3% तक प्रतिदिन अगर भोजन करवाते हैं तो वो मछली 5 ग्राम से लेकर 8 ग्राम रफ्तार से भी बढ़ सकते हैं। जिस तालाब में बड़ी मछली का उत्पादन नहीं हो सकता है, उसे नर्सरी के रूप में इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होता है।
जो किसान भाई अपने नर्सरी के तौर पर तालाब को इस्तेमाल करने चाहता है कि आपके पास जो तालाब है वो 4 महीना 5 महीना ये 6 महीना तक ही पानी रहता है, जिसमें बड़ी मछली उत्पादन करना संभव नहीं है, तो किसान भाई आप अपने तालाब को नर्सरी के तौर पर उपलब्ध करें, जिससे आपने अप्रैल महीना का लास्ट या मई महीना तक में आपने उसमें मछली की जो स्पॉन साइज होता है जिसको अंडा पोना कहा जाता है, इस प्रकार मछली को वहाँ पे डालें, जो अगला 1 महीना का दर में वो फ्राई साइज तक पहुँच जाता है या फिंगरलिंग साइज तक पहुँच जाता है, जिसको आपने आसपास के जो वो मार्केट है उस मार्केट में आपने या किसान के हाथ में अच्छी साइज वाले मछली को भी उपलब्ध करा सकते हैं। मछली पालक भाइयों, यदि आपके पास तालाब नहीं है तभी आप बायोफ्लॉक टेक्निक, केज कल्चर, पैन तथा RFF विधि से मछली पालन कर सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अभी का समय पे किसान भाई आपके पास अगर तालाब ना हो तो बायोफ्लॉक है, जिस बायोफ्लॉक के माध्यम से अपने पास अगर छोटी सी जगह है, एक छोटा टैंक में आप काफ़ी संख्या में मछली को उत्पादन कर सकते हैं। एक निश्चित समय पे निश्चित साइज वाले मछली को भी उत्पादन कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई बड़े डैम है, बड़े जलाशय है, वहाँ पे अपने फिशरीज डिपार्टमेंट से संपर्क करके वहाँ पे अपने केज कल्चर कर सकते हैं, या उसके आपके आसपास में ऐसे कई नदी है जहाँ पे आपने पेन कल्चर या RSS मॉडल को भी डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय पे आपकी आर्थिक दृष्टिकोण से आप काफ़ी उसमें लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों, सालों भर मछली पालन करने के लिए तालाब का जीर्णोद्धार करना बहुत ही आवश्यक होता है। तालाब की तैयारी यदि सही होगी तभी मछलियों की अच्छी बढ़वार होगी और मछली पालकों की आमदनी बढ़ेगी। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। फटाफट हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। हमारा ये कार्यक्रम आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, खेतों में काम करते वक्त भी। यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सर्च करना है कृषि दर्शन रांची और हर दिन का एपिसोड आपके सामने होगा। अब हमें और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को यहीं पे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।